Hello everyone, welcome to the complete grammar series. सॉरी फॉर द डिले बिकॉज 2 हफ्ते हो चुके और मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाला था. सो सॉरी फॉर दैट, बट आई विल मेक श्योर कि अब हमारा सही से चले. सो टुडे वी विल बी डीलिंग विथ वर्ब्स, द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, सो आई होप यू आर गोइंग टू enjoy the session and are excited for the same. Okay, so without further ado, let's continue. Now let's look into what are verbs. First understand what is verb, right? Words that describes the state of a person or what action is taking place are termed as verbs. Okay, this is a simple definition of verb. Verb को हम अगर हिंदी में convert करें तो it is called क्रिया. ठीक है. So there are various functions of a verb. Okay, now what is the first function? The first function of a verb is what the subject does. अब subject कौन सा? of the sentence. अभी यहाँ पे आपको पता है कि sentence के 2 parts होते हैं, right? subject और object. तो जो subject वाला part है वो क्या करता है वो verb बताता है. For example, Raju plays. Now plays is a action being taken by Raju. So plays is a verb. Now second, what the subject is. Sejal is a painter. So is a verb. What is done to the subject? Example, the old man was hit by a car. What was done to the car? Car is an object. Subject is the old man. So old man को क्या हुआ? Was hit. So was hit is a verb. What the subject has. My friend has many toys. So this is what the verb tells. ठीक है, तो ये सारे 4 functions of a verb थे. Now there is a point to remember, very interesting point है ना. Sometimes कुछ टाइम पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए रहते हैं, हमें लगता है ये नाउन है कि वर्ब है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सो कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये पॉइंट टू रिमेंबर ज़रूर याद रखें. अ नाउन दैट लुक्स लाइक अ वर्ब इज कॉल्ड अ गेरंड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, playing by the rules is important, right? So playing is a verb in this context. अगर इस context में हम बात करें तो यहाँ पे verb है, ठीक है. But my interest in playing remains the same. Here it is playing is the subject of the sentence. हम subject और object पे भी बात करेंगे कुछ videos पे later on. But अभी इसको समझिए कि इस sentence को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि subject यहाँ पे playing है और इसलिए वो as a noun function कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ब्स. देन काइंड्स ऑफ वर्ब्स. ओके, सो पहला हम पढ़ेंगे कैन एंड कुड. देखो, हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा वर्ब या कौन सा नाउन या कौन सा प्रोनाउन कब कहाँ यूज़ करें. वी आर वेरी कन्फ्यूज्ड विद दैट, राइट. बट अभी आज का वीडियो जो है ऐसे जो वर्ब्स हैं कैन, कुड, माइट, विल, शुड, इन सबको आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि आपको कब यूज़ करना है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. तो पहला पॉइंट है कैन एंड कुड आर यूज फॉर परमिशन, एबिलिटी एंड रिक्वेस्ट. ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, परमिशन, एबिलिटी एंड रिक्वेस्ट. एग्जाम्पल हैं तीनों के. कैन यू राइट? इट इज़ एन एबिलिटी. यू कैन कम एट 10 AM tomorrow. इट्स परमिशन. कुड आई यूज़ योर कलर्स? इट्स अ रिक्वेस्ट. ठीक है. सो इस तरीके से कैन और कुड यूज़ होता है. सेकेंड यूसेज, कुड इज़ यूज टू स्पीक अबाउट द पास्ट. जब भी आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिसमें कुड का यूज़ हुआ है उसमें पास्ट की भी बात की जाती है. लाइक आई कुड स्विम एट द एज ऑफ 4. नाउ आई वॉन्ट से आई कैन स्विम एट द एज ऑफ 4. नो, आई कुड स्विम एट द एज ऑफ 4. एवरीबडी कुड वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज इन दोज डेज. इट्स टॉकिंग अबाउट पास्ट. तो कभी भी पास्ट की बात हो तो वहाँ पे कैन नहीं कुड यूज़ होगा. थर्ड पॉइंट, कुड इज़ नॉट ऑलवेज यूज एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. जैसे हम सोचते हैं ना कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, सो हमेशा उस तरीके से नहीं काम करता है. इट इज़ ऑल्सो यूज लाइक वुड बी एंड एबल टू. नाउ ही कुड गेट अ बेटर सैलरी इफ़ ही हैड अ डिग्री. ठीक है, एग्जाम्पल है. तो एग्जाम्पल्स आपके उसके लिए रखे हैं मैंने. आप इसको पढ़ेंगे सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आएगा. नाउ जंपिंग टू दी सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब, मे एंड माइट. ओके, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं मे कब यूज़ करना है, माइट कब यूज़ करना है.
सो आपका कन्फ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा. मे एंड माइट आर यूज टू स्पीक अबाउट प्रोबेबिलिटीज एंड परमिशन. प्रोबेबिलिटीज एंड परमिशन इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड हेयर. हाईलाइट इट. I may come tomorrow. Rashmi might call you to know her marks. Are you getting this? Then, if may is used in a direct speech, it turns to might in indirect speech. Look, I may go to India. It is a direct speech. May is used. So, रूल क्या कहता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में may यूज़ हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में might यूज़ होगा. He said he might go to India. Right? तो मे हमारा माइट में कन्वर्ट हो गया है. नाउ थर्ड, मे एंड माइट आर यूज टू मेक सजेशंस एंड रिक्वेस्ट. अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सजेशंस एंड रिक्वेस्ट. यू माइट ऑब्जर्व द साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन फॉर बेटर रिकवरी. यू माइट ट्राई आस्किंग हिम फॉर अ लोन. सजेशंस और रिक्वेस्ट भी कभी भी बात होए तो माइट यूज़ करना है. ठीक है. और मे भी कुछ सेंटेंसेस में भी यूज़ हो सकता है. ठीक है. लाइक यू मे गो फॉर अ शॉपिंग. Okay. Third type of verb is must. Firstly, must is used to indicate certainty or a high degree of probability. जहाँ पे ज़्यादा आशंका है, ज़्यादा चांसेस हैं कुछ होने की, राइट, तो वहाँ पे must यूज़ होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ I is bigger than O, O is bigger than E, then I must be bigger than E. ये तो होना ही है, राइट. The results are finally declared. You must be relieved. अब रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं तो तुम तो रिलीव फील कर ही रहे होगे, राइट. तो जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे मस्ट यूज़ होगा. वेरी इजी टू रिमेंबर, बट ये चीज़ हमेशा याद तभी रहेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे. ओके. सो मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, गिव ऑर्डर्स एंड टू एडवाइज. समझ रहे हो. नेसेसिटी हो, किसी को ऑर्डर देना हो, है ना, या कुछ एडवाइस करना हो तो हम मस्ट यूज़ करते हैं. लाइक स्टूडेंट्स मस्ट बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स. यू रियली मस्ट वर्क आउट डेली. ठीक है. यही है, एडवाइस देते हो जब आप किसी को या बॉस की तरह ऑर्डर देते हो, या फिर नेसेसिटी एक्सप्रेस करते हो कि ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऑल दैट थिंग, है ना. तो मस्ट यूज़ करना है. Third is must is used in indirect speech after a past reporting verb. Must in this case acts like a past tense. Now example is the people said that he must forgive his children. तो the people said मतलब कह चुके हैं, right? So it goes into the past tense. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि must in this case acts like a past tense. ठीक है. Now fourth is ought. ought का भी अच्छा वर्ब है, राइट. इट इज़ यूज टू एडवाइज. इट एक्ट लाइक शुड. ठीक है. सो यू रियली ought टू स्पीक टू योर फादर. जब हम हमेशा शुड स्पीक करते हैं, अब आपको ought का भी मीनिंग पता चल जाएगा, ought का भी यूसेज पता चल जाएगा, तो आप अपने सेंटेंसेस में ought यूज़ करने लग जाओगे विथ प्रैक्टिस ऑब्वियसली. हाँ. सो शुड को हमेशा प्रेफरेंस देना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. सो यू कैन यूज़ ought. You really ought to speak to your father. People ought to consider the truth before accusing him. है ना. एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया हैं, आप इसको पढ़िएगा एक बार अपने से, बहुत मज़ा आएगा. ought is used in case of conjectures or probabilities. conjectures का मतलब probabilities होता है. रीता ought to be in the garden. हो सकता है रीता गार्डन में हो. This climate ought to be favorable for mangoes. Right? All that. Coming to next verb, should. Very commonly used. Should is used to indicate an obligation and probability. Everybody in the class should speak English. She should be back by 8 or 8:30 PM. Okay. So probability ही describe कर रहा है यहाँ पे should, right? If should is used in direct speech, it does not change form in indirect speech. जैसे अभी हमने वहाँ पे पढ़ा था पीछे कि एक डायरेक्ट स्पीच में may है तो इनडायरेक्ट में might हो जाएगा, राइट. बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. शुड विल रिमेन शुड इन बोथ द केसेस, बी इट डायरेक्ट स्पीच और बी इट इनडायरेक्ट स्पीच. आई शुड स्पीक द ट्रुथ, इट इज़ अ डायरेक्ट स्पीच. ही सेड ही शुड स्पीक द ट्रुथ इज़ एन इनडायरेक्ट स्पीच. शुड कहीं चेंज हुआ नहीं हुआ. सो दिस इज़ द डिफरेंस. नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ वर्ब इज़ विल. थोड़ा सा लेंदी है बट अच्छा है. Will is used to indicate certainty about events that take place in the present or future tense. Okay.
फ्यूचर टाइम, ठीक है. एज यू विल रिसीव द कंसाइनमेंट टुमारो लेट अस फाइनलाइज द पेमेंट. फ्यूचर इवेंट हो गया, तो यहाँ पे विल यूज़ हुआ है. डोंट डिस्टर्ब हिम, ही विल बी इन लाइब्रेरी दिस टाइम, विच इज़ अ प्रेजेंट. ठीक है. सो इस तरीके से विल यूज़ होता है. दूसरा यूसेज देखते हैं. इट इज़ यूज टू इंडिकेट विलिंगनेस और डिक्लेयर समथिंग. विलिंगनेस मतलब किसी भी काम को करने की इच्छा. ठीक है. आई विल कम विद यू टू योर कॉन्वोकेशन प्रोग्राम. सो दिस इज़ विलिंगनेस, दिस इज़ विश. आई विल पिक अप द फोन. दिस इज़ टू डिक्लेयर समथिंग, कि तुम कॉल करना, मैं उठाऊँगा. आई एम डिक्लेयरिंग दैट, राइट. सो विल इज़ यूज्ड हियर. नाउ will is used to indicate an intention, a threat or a promise. ठीक है. threat means risk. ठीक है. intention and then promise. I will definitely let him speak this time. okay. I will sue you, it is a threat. ठीक है. so इस तरीके से will use होता है. then will is used to speak about typical behavior. ठीक है. she will practice maths the entire afternoon. so will is used here. So this is the usage of will. I hope you're getting it. Now the seventh kind of verb is would. Would is used as past of will in some instances, not every but some. I would go to the park every evening. If will is used in a direct speech, it turns to would it indirect. Again direct indirect की बात हुई है. should जैसा केस नहीं है इसमें, may और might जैसा केस है. I will invite Mrs. Rai to the party. It is a direct. She said she would invite Mrs. Rai to the party. So will किस में change हो गया? would में. Now would in direct speech does not change its form in indirect speech. ठीक है. अब अगर मैं सिर्फ would यूज़ करती हूँ, should जैसा केस होता है would में. ठीक है. will अगर यूज़ होता है तो would में चेंज होगा, बट अगर would ही यूज़ होता है डायरेक्ट स्पीच में तो वो चेंज नहीं होगा. Would you come with me? It is a direct speech, okay. She asked whether I would go with her. So would ही रहा, change नहीं हुआ. So this is the difference. Now, so this was all about the kind of verbs. I hope आपको समझ में आया होगा. Thank you for watching. And आपको वीडियो में कुछ भी परेशानी हो so please comment down, right? and give me suggestions कि और ज़्यादा कैसे improve कर सकूँ. okay. and if you really liked it then please like, share with your friends, subscribe to the channel for more such content. and yes, happy learning. Stay safe, stay healthy.